जय हिंद। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है कि वहां चिराग जला दूं जहां घोर अंधेरा है। मेरे प्यारे साथियों, आज इसके बेहतरीन सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग 40 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट है। ये उस प्रकार के प्रश्न हैं जो परीक्षा के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, वो चाहे पुलिस के अंदर हो या एसआई परीक्षा के अंदर हो। टाइम बहुत कम है, इसलिए प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रामबाण साबित होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन जब आपके स्क्रीन पे आए तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा और उसके बाद से एक एक प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग का दिखाई दे रहा है, शुरुआत किया जाए। जैसे पहला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में एडवाइजरी को GDLYRVBU के रूप में लिखा जाता है, तो कह रहा है कि केमिकल को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत आसान है, आप ध्यान से एक बार देखने की कोशिश करिए। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको पहले लिखने की आवश्यकता होती है, और लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपको कोडिंग याद है। लेकिन जो बच्चे मान लीजिए लेटर्स के कोडिंग को याद नहीं किए हैं तो उनको लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लिखने की प्रक्रिया थोड़ा सा फास्ट रखना है, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे हमने इस सवाल को नोट डाउन कर दिया है। अब देखिए इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है, ठीक है। चलिए, एडवाइजरी को GDLYRVBU लिखा जाता है तो केमिकल को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से समझना है। जब भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाए तो करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले इसके कोड को समझना है। और कोड लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोड याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे आता है। जैसे ए है 1 नंबर पर, D4 V22 9 19 15 18 और 25। तो एक बार जल्दी जल्दी पहला प्रश्न है तो आगे के दिखाते हैं आपको। 1 4 22 9 19 15 18 और 25। इसके साथ ही साथ यहाँ पे इसका कोड है 7 4 12 25 18 22 2 और 21। ध्यान से देखिए, अगर आप पहले लेटर की तुलना फर्स्ट लेटर से ही करेंगे, यानी फॉरवर्ड टाइप में सोचेंगे, तो 1 से बढ़ के 7 हुआ है तो 6 बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे 4 का 4 ही रह गया। इसका मतलब कि फॉरवर्ड नहीं है, सीधा सीधा कोडिंग नहीं किया गया है। तो जब फॉरवर्ड नहीं होता है तो अगला हम लोग चेक करते हैं क्रॉस करके देखते हैं। ए से डी अगर देखें तो कितना बढ़ जाएगा, 1 से 4 3, और डी से जी अगर देखें तो यहाँ 4 से 7 कितना बढ़ जाएगा, 3। चलिए, यहाँ तो ठीक है, 3 3 बढ़ा है। यहाँ देखते हैं V से Y, अगर ये 22 नंबर पे है और Y आता है 25 पे तो कितना बढ़ा है, 3, और I 9 पे आता है, L 12 पे आता है, यहाँ भी बढ़ा 3। यहाँ S से अगर V की बात करें तो यहाँ भी बढ़ गया 3, और O से R की बात करें तो यहाँ भी बढ़ गया 3। और इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्रॉस के अंदर +3 हुआ है। तो जो पूछा है वो हम इसका आराम से बता सकते हैं। सवाल के अंदर पूछा है कि केमिकल को कैसे लिखा जाएगा, तो आप केमिकल शब्द की कोडिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। बस आपको क्रॉस करना है, क्रॉस करने की आवश्यकता है। 3 3 बढ़ा देना है, 3 3 जैसे ही बढ़ाएंगे आराम से सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे H से 3 बढ़ाएंगे तो 8 और 3 कितने होते हैं, 11 11 पे आता है। C से 3 बढ़ाएंगे 6 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा F। ऐसे ही E से 3 अगर बढ़ा देंगे तो H आ जाएगा, और M से 3 बढ़ा देंगे तो 13 3 16 16 पे आता है P। ऐसे ही I से अगर 3 बढ़ाए तो 12 पे आता है L, और C से 3 बढ़ाए तो 6 पे आ जाता है आपका F। और उसके बाद से A से अगर 3 बढ़ा दे तो 1 और 3 हो जाता है 4, यहाँ पे आएगा D, और L से 3 बढ़ाए O तो 15 हो जाएगा O। ये सवाल का सही जवाब होने वाला है। ये विकल्प नंबर आपके डी में दिया है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आए तो एक बार पहले फॉरवर्ड सोचना है कि सीधा सीधा कुछ कोडिंग तो नहीं है, अगर सीधा नहीं है तो क्रॉस के लिए सोचना है। क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंड को HUMJTK के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कैंडल को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ भी पहले आप वही चीज सोचेंगे। देखिए दोस्त, आपकी परीक्षा के अंदर जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, कम से कम 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से आने वाले हैं। तो ध्यान से एक बार सुनेंगे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले वही बात की कोडिंग कर लेंगे। FRIEND इसको लिखा है हमने,
और उसके बाद से इसको कह रहा है कि क्योंकि यहीं से आपको क्लियर होगा HUM और JTK यह लिखा गया है। तो आपसे पूछा है कि भाई कैंडल को क्या लिखेंगे, कैंडल को, तो कैंडल शब्द यहाँ पे नीचे लिख दिया हमने। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 18 और यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 5, यहाँ है 14 और ये है 4 नंबर पे। ध्यान से देखिए, अगर 6 से H पे आएंगे सीधा सीधा एक बार हम कोडिंग करके देते हैं तो कितना बढ़ जाएगा दोस्त, +2 बढ़ जाएगा। यहाँ 18 से अगर एक चूंकि U 21 पे आता है तो यहाँ +3 हो जाएगा। 9 से 13 पे आएंगे +4 हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा, यहाँ +6 हो जाएगा और यहाँ पे +7 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला कोडिंग हुआ है, फॉरवर्ड कोडिंग हुआ है। सबसे पहले आपको फॉरवर्ड ही सोचना है, सीधा सीधा, तो सीधा सीधा ये हुआ, सीधा सीधा यहाँ भी आप कर देंगे। चलिए +2 करेंगे, 3 से 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 पे आता है E, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा, फिर 6 बढ़ेगा, फिर 7 बढ़ जाएगा और इस हिसाब से ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सारे सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, एक बार कोशिश करिए अपनी तरफ से हल करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, अगर डिपेंड को लिखा जाता है, डिपेंड जो है, डिपेंड वर्ड है, उसको ऊपर लिखते हैं। डिपेंड जो है, डिपेंड को क्या लिख रहा है अभी, तो डिपेंड को लिख रहा है EPH और TJJ। आगे पूछ रहा है कि ट्रेवल को क्या लिखा जाएगा, ट्रेवल को क्या लिखा जाएगा। बड़े ध्यान से समझेंगे आप, पहले आप फिर फॉरवर्ड ही सोचेंगे। जैसे D का कोड है 4, E का है 5, P का है 16, E का 5, N का 14 और D का 4। अगर सीधा सीधा सोचे तो 4 से 5 हुआ है, +1 हुआ, लेकिन यहाँ 5 से 1 ही पर 16 पे आ गया और 5 से अगर 16 पे आ गए तो 11 बढ़ गया और फिर यहाँ 8 घट गया, यानी कोई सही तार्किक क्रम हमको नहीं मिला। सही तर्क की आवश्यकता होती है, एक सही सीक्वेंस मिलना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं मिल रहा है। क्रॉस पे देखते हैं एक बार, D से अगर P हुआ है तो +12 हम कह सकते हैं और 5 से 5 ही रह गया, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो चलिए ठीक है दोस्त, यहाँ पे तो 12 बढ़ गया लेकिन यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं। अगर यहाँ 12 की बढ़ाने की बात करें तो 16 और 12 28 होते हैं, 28 पे आ जाता है B, यहाँ पे लिखा है T, इसका मतलब फॉरवर्ड भी, सॉरी क्रॉस भी नहीं है। तो अब क्या हो सकता है, तो अब हो सकता है आपका रिवर्स पैटर्न, कि पहले का सीधा लास्ट से संबंध बनाया हो। देखिए तो पहला लेटर D है और लास्ट का लेटर J है। एक बार देखते हैं रिलेशन बना के, D से J अगर बनाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 6 बढ़ गया। फिर E से अगर हम J बढ़ाएंगे तो +5 हो जाएगा। फिर उसके बाद से P से अगर T बढ़ाएंगे तो +4 हो जाएगा। अब कुछ मिलने लगा मुझे, क्या मिलने लगा, +6 +5 +4, इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट कुछ लगा है, यहाँ पे 4 हो गए। उसके बाद से यहाँ पे 3 बढ़ जा रहा है, उसके बाद से यहाँ से +2 हो जा रहा है और लास्ट से +1 हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें रिवर्स लगाया गया है, पहले लेटर का आखिरी लेटर से संबंध बनाया गया। तो चलिए आप भी बना लीजिए, T से अगर बनाएंगे +6 करके तो Z आ जाएगा, फिर +5 कर देंगे तो 18 और 5 23 होता है, 23 पे आता है W, और उसके बाद से +4 कर दें, अगर हम +4 कर दें तो A में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा E। फिर उसके बाद से अगर हम देखें, जैसा कि इसमें किया भी गया है, जैसा इसमें आप स्पष्ट रूप से देख भी पा रहे हैं, V का अगर हम देखें, V का अभी अपने 4 जोड़ा, 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 22 और 3 25 हो जाएगा, और यहाँ अगर 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा G, और यहाँ पे आखिरी में अगर हम आप देखेंगे 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा M। तो MGYEWZ ये सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगा? तो मुझे लगता है कि इन 3 प्रश्नों के अंदर हम 3 टाइप आपको समझा दिए कि कोडिंग रिकॉर्डिंग के सवालों के साथ कैसा आपको बिहेव करना है। सबसे पहले आपको फॉरवर्ड सोचना है, फॉरवर्ड पे अगर सेटिंग बैठ गई, फॉरवर्ड का मतलब सीधा सीधा लेटर्स को देखना है, वहां बैठेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको क्रॉस जाना है, और क्रॉस नहीं बैठा तो क्या कर देंगे हम लोग, रिवर्स जाएंगे। इसमें एक और पैटर्न बचता है अपोजिट वाला, तो वो भी आने वाले प्रैक्टिस सेशन के अंदर हमने आपसे वादा किया है कि 30 फुल प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसमें सारे पैटर्न्स रीजनिंग के अंदर जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को हम आपके सामने कवर कर देंगे। तो बिल्कुल हल्के बना लेंगे, इसमें ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन सोल्यूशन करा रहे हैं, इसका पूरा इन डिटेल कॉन्सेप्ट भी आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है सुमित, शब्द है सुमित, SUMIT,
सुमित को कह रहा है GRNGRANFH लिखा जाता है, तो हमसे पूछ लिया कि रीता को क्या लिखा जाएगा। रीता को क्या लिखा जाएगा, बड़े ध्यान से दोस्त समझेंगे, फिर वही चीज की पहले आप फॉरवर्ड सोचेंगे। अगर आप मान लीजिए S पे हैं तो S है 19 पे और G है 7 पे, तो कितना कम हो गया 12, यहाँ पे है 21 और यहाँ पे है 18, यहाँ पे कितना कम हो गया 3। अब एक 12 कम हो गया, अगर एक जगह 11 कम हुआ होता तो मुझे लगता कि फॉरवर्ड के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे, यानी लगातार घट रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड पैटर्न गायब, फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ से नहीं है। अब फॉरवर्ड नहीं है तो क्रॉस सोचेंगे। अगर S से R की बात करें तो कितना कम हो गया दोस्त, कितना कम हो गया 1 कम हो गया, और यहाँ से कितना कम हो गया, क्योंकि ये 21 पे आता है, ये 7 पे आता है, तो 14 कम हो गया। तो अगर 1 और 14 यहाँ पे आया है तो यहाँ भी ऐसा ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब कि क्रॉस भी गया, क्रॉस पैटर्न से भी हम नहीं कर पाए। तो अब जो है रिवर्स पे आते हैं, पहले का आखिरी से कुछ संबंध हो। तो S से अगर H की बात करें तो कितना कम हो गया दोस्त, एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम के अंदर करना है ना, ये मान लेना है कि जैसे परीक्षा में हम करेंगे वैसा ही सोचना है। ऐसा नहीं कि आंसर हम नहीं बता सकते, बहुत जल्दी बता सकते हैं, एक लाइन के अंदर बता सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत है आप पेपर के अंदर इसी प्रकार का तरीका लगाएंगे कि जल्दी से फॉरवर्ड सोच लिया, जल्दी से क्रॉस सोच लिया, फिर रिवर्स सोच लेंगे। S से H पे अगर बात करेंगे तो कितना घट जाएगा 11, यहाँ पे अगर घटाएंगे 21 से 6 आ जाएगा 15 घट जाएगा, ठीक है 11 15 घटा, लेकिन M से N पे आए तो मात्र 1 घट गया, फिर वही बात गड़बड़ हो गया। अब हमारा 3 पैटर्न हमने आपके सामने डिस्कस किया कि फॉरवर्ड हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, एक सीक्वेंस में, ठीक है ना, एक तार्किक क्रम बनना चाहिए। लेकिन अब ये तीनों पैटर्न अगर फेल हो गए तो अब आ जाता है अपोजिट पैटर्न। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है दोस्त, तो यहाँ पे जैसे हमने 19 लिखा और यहाँ पे हमने 8 देखा, तो हमने कहा यार 19 और 8 27 होते हैं, और 2 लेटर्स का अगर सम, 2 ऐसे लेटर्स जिनका योग 27 हो जाए तो वो एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। तो 19 8 27, 21 6 27, 13 14 27, 9 18 27, T और G यानी 20 और 7 27 अपोजिट है। रिवर्स तो किया है लेकिन अपोजिट लेटर को मान के अपोजिट करना है जी, ठीक है जी। तो चलिए आप भी यहाँ से अपोजिट करिए। R का अगर अपोजिट देखेंगे तो I होगा, क्योंकि 18 होता है तो 9 I, यहाँ पे E का V हो जाएगा, यहाँ E का V हो जाएगा, यहाँ T का हो जाएगा G और यहाँ A का हो जाएगा Z। यही सवाल का राइट जवाब होगा। तो इन 4 प्रश्नों के माध्यम से कोडिंग डिकोडिंग का पूरा निचोड़ हमने आपके सामने पेश कर दिया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहले आपको फॉरवर्ड सोचना है, फिर क्रॉस सोचना है, फिर रिवर्स सोचना है, फिर अपोजिट सोचना है। ये 4 पैटर्न पे सवाल पुलिस हो, आपका SI हो, बार बार रिपीटेड हुआ है। अगर इन्हीं पैटर्न को आप ध्यान से समझ ले तो आपकी परीक्षा में 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर 4 प्रश्न आए तो 3 प्रश्नों को ठोक के आएंगे आप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। एक एक सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप कोशिश करिए। अगला प्रश्न जो है वो सीरीज का है, नंबर सीरीज का, संख्या श्रेणी का। बहुत आसान सवाल होता है। और नंबर सीरीज के सवाल अगर आपको आज के पहले कभी परेशान कर रहे थे तो आज के बाद से परेशानी, सारी की सारी परेशानी खत्म, क्योंकि आज हम आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं। बहुत आसान, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। अगला नंबर आपको बताना है, ठीक है जी। तो देखिएगा, जब भी आपके सामने नंबर सीरीज के प्रश्न आए, मेरा ये आशा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि पिछले बार पुलिस के अंदर 4 से 5 प्रश्न सीरीज के बने थे हर शिफ्ट के अंदर, तो इस बार भी बनेंगे। तो अगर 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं तो उसमें से 3 सवाल तो निश्चित रूप से इसी ट्रिक से हो जाएगा, और बहुत कम टाइम के अंदर, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, 10-20 सेकंड के अंदर। आइए देखते हैं कितना जबरदस्त ट्रिक है। कुछ भी करना नहीं है दोस्त, इसको हम जो इस तरीके से नंबर सीरीज को हल करते हैं, इस तरीके का नाम हम देते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड कहता है कि प्रत्येक 2 संख्याओं का अंतर उसके नीचे ले लीजिए। ये ट्रिक केवल नंबर सीरीज के लिए है, मिसिंग नंबर मत लगाइएगा। ये मिसिंग नंबर नहीं है, लुप्त संख्या में उस तरीके की श्रेणी बनाई होती है। ये नंबर सीरीज के लिए संख्याओं का एक क्रम दिया हो, उसमें लुप्त संख्या पूछ दी जाए, ठीक है जी। तो इसमें करना है डिफरेंस मेथड से प्रत्येक 2 संख्याओं का अंतर उसके नीचे लिखेंगे। तो चलिए लिखिए, 17 से 43 का अंतर हम देखेंगे तो 43 से 17 घटाएंगे तो दोस्त कितना बच जाएगा, आप ही बताइए। 30 26 बच जाएगा, 26 बच जाएगा। फिर यहाँ अगर हम देखेंगे, सॉरी प्लस बढ़ गया है, 26 बढ़ा है। यहाँ देखिए कितना बढ़ा है, 43 से अगर 81 की बात करेंगे तो प्लस 38 बढ़ गया, और 81 से 131 की बात करेंगे, 43 से 81 की बात करें तो कितना बढ़ गया, 43 7 50, 30 80 और 1 81, सॉरी गलती हुआ, यहाँ पे 32 बढ़ा है। 26 के बाद से अगर 43 7 50 देखेंगे और 30 80 और 1
81 38 ही बढ़ा है, और 81 से 131 कितना बढ़ा है? तो 19 और 31, 19 इधर और 31 उधर, 50 बढ़ गया। अब बड़े आसानी से आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी। अगर आप यहां तक देख करके इस बात को समझ सकते हैं कि अब अगला नंबर क्या है, तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्पष्ट देख रहे हैं 26 से 38 हुआ प्लस 12, 38 से 50 हुआ प्लस 12, यानी 12 बढ़ रहा है। 50 में अगर 12 बढ़ा दिए तो अगला नंबर 62 बढ़ के आएगा, और 131 में अगर 62 आप जोड़ दिए, 131 में अगर 62 जोड़ दिए तो 60 30 होता है 90, और 2 1 3, 193 इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। तो आपको किसी भी प्रश्न के अंदर नंबर सीरीज का प्रश्न है तो प्रत्येक दो संख्या का अंतर उसके नीचे लिखना है, उसके अंदर क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस ट्रिक से आप 80 से 90% प्रश्न कर सकते हैं अपने पेपर्स का। 5 प्रश्न आए तो 3 प्रश्न इसी से हो जाएगा। क्लियर हुई बात? दोनों संख्याओं का अंतर नीचे लिखा, अपने आप मुझे जस्टिफाई कर लिया। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे जोड़ हुआ होगा, गुणा होगा, घटाना होगा, भाग होगा, ये सोचने का टाइम नहीं है, ये घर पे बैठ के सोचिएगा। एग्जाम के अंदर ये सब ट्रिक फॉलो करना होता है, तभी जाके टाइम बचेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पे आएगा, एक एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, कोशिश करिए एक बार अपनी तरफ से हल करने की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 5, 11, 24, 51, 106, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ देखिए क्या करता है, इस सवाल को कैसे हल करेंगे। फिर वही डिफरेंस मेथड हम लगाने जा रहे हैं आपके सामने। प्रत्येक दो संख्या का अंतर 5 और 11 के बीच का गैप कितना है? 6 का। हम कह सकते हैं प्लस 6 बढ़ा है। 11 से 24 बढ़ा है, कितना बढ़ गया है? प्लस 13 हुआ है। संख्याओं का बस गैप देखते चलिए, कितने का गैप हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। यहाँ पे हो गया 27, और यहाँ पे दोस्त कितना हो गया है? 51 से 106 हुआ है तो 55। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि अब आगे क्या हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई 6 के बाद से 13, फिर 27, फिर 55। आपको लग गया कि हाँ एक सीक्वेंस चल रहा है, कोई सीरीज चल रही है जिसको हम पकड़ के आगे संख्या रख सकते हैं और उत्तर बता सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बता सकते हैं तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ये जो संख्याओं का गैप लिखा है ना, अभी आपने जैसे प्रत्येक दो संख्या का गैप ऊपर से लिया उसके नीचे लिखा, यही काम फिर दोबारा से नीचे करेंगे। यानी 6 और 13 का गैप देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? +7। 13 और 27 का गैप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? +14। और 27 और 55 का गैप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। और तो समझ में आ गया होगा। अब इस बात को देखकर आपको 100% समझ में आ गया होगा कि गुरुजी क्या हो रहा है, 7 से 14 हुआ, डबल हो गया, 14 से 28 हो गया, डबल हो गया। डबल हो रहा है तो आप आगे भी डबल करेंगे, 28 दूनी क्या हो जाएगा? 56। क्या 56 सवाल का सही जवाब है? नहीं दोस्त, आप 2 मंजिल अभी नीचे आ चुके हैं, आपको जाना है ऊपर। और जब आप ऊपर जाते हैं तो अपनी एनर्जी लगाते हैं कि एनर्जी घटाते हैं? एनर्जी अगर आपकी कम होगी तो नीचे ढके खत्म हो जाएंगे। आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, पॉजिटिव करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। यानी कि जब भी नीचे से ऊपर आप जाएंगे सीरीज के अंदर तो आप प्लस होते हुए जाएंगे, जोड़ते हुए जाएंगे। कहां से जोड़ते हुए जाएंगे? आइए हम आपको बताते हैं कैसे जोड़ते हुए जाएंगे। आप एक चीज बताइए, या बताइए कि 6 और 7 13 हुआ कि नहीं हुआ? 13 14 27 हुआ ना, 27 28 55 हुआ ना। तो अगर यहाँ जाना है तो फिर वही काम करेंगे, 55 में 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 55 110 और 111। फिर ऊपर जाना है तो वही काम, बगल वाले से जो सबसे आपके नजदीक खड़ा है ऊपर में, उसी से अपनी सहायता मांग के आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। 111 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 217। यही सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर हुई बात? बिल्कुल समझ में आया होगा। एक एक प्रश्न ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना समझ में आ जाए। मेरी भरपूर कोशिश है आपको समझाने की, और आप अगर दिल और दिमाग यहीं पर रखे हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला है 87, 89, 92, 97, 104, 115, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये प्रश्न आपसे है और आपसे पूछा गया कि आगे क्या होगा। ठीक है, चलिए बड़े ध्यान से सुनना है। जब संख्याओं के बीच छोटा छोटा गैप हो, बड़ा बड़ा गैप हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंस मेथड एक रामबाण तरीका है। आप प्रत्येक दो संख्या का अंतर उसके नीचे लिखिए। 87 से 89 बढ़ गया +2, 89 से 92 हो गया +3, 92 से 97 हो गया +5, 97 से 104 हो गया, आपका कितना बढ़ गया? 7, और 104 से 115 हो गया 11। तो समझ आया? अगर आप मैथ के अंदर नंबर सिस्टम पढ़े हैं, संख्या पद्धति पढ़े हैं, तो आपको एक चीज पता होगी प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। हम अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे।
ये संख्याएं जो सामने दिखाई दे रही, क्या ये अभाज्य संख्याएं नहीं है? बिल्कुल है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद से अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है दोस्त? 13। तो आप +13 कर देंगे। 115 में जैसे ही 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 128। यही सवाल का राइट जवाब होगा। समझ में आई बात? तो मेरे ख्याल से अगर आपसे कभी भी नंबर सीरीज का प्रश्न बने तो आप सबसे पहला काम करेंगे परीक्षा के अंदर डिफरेंस मेथड। ये प्रैक्टिस सॉल्यूशन आपको ये नहीं है कि केवल आप क्वेश्चन देख रहे हैं और हल करना सीख रहे हैं, नहीं, एक बहुत अच्छा चीज अब आपको यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से सिखा रहे हैं, वो ये कि आप परीक्षा में कैसे बिहेव करेंगे, प्रश्नों को कैसे टेकल करना है परीक्षा के अंदर, बैठ के सोचना नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिए तो पेपर के अंदर बहुत टाइम नहीं है, मात्र 2 घंटे का टाइम है और केवल इवन रीजनिंग के 60 प्रश्न लगाने वाले हैं। तो इतना ज्यादा उसी पे सोचे तो केवल रीजनिंग ही करते रह जाएंगे, बाकी सारे सेक्शन छूट जाएंगे। इसलिए पेपर के अंदर ये पेपर हल करने का तरीका बता रहे हैं। पेपर हल करने का एटीट्यूड होना चाहिए, वही लड़के सक्सेस होते हैं। तो वो एटीट्यूड आपका हम डेवलप कर रहे हैं सेशन के माध्यम से कि प्रश्न अगर नंबर सीरीज का आया तो हम डिफरेंस मेथड लगाएंगे, अगर प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का आया तो जैसे हमने बताया वैसे सोचना है। ये सब रामबाण तरीका है, इसको एकदम दिमाग के अंदर बैठा लेना है, गुरु मंत्र मान के। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा और सारे सवालों को आप एक एक करके हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला सवाल है कथन और कार्यवाही का। कथन, कार्यवाही, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वाधारणा, इन सारी चीजों से आपके पेपर के अंदर कम से कम 8 से 10 प्रश्न आने वाले हैं। और ये प्रश्न कैसे हो पाएंगे? ये प्रश्न आपके कॉमन सेंस से होंगे, आपके दिमाग से होंगे। अगर दिमाग नहीं है, आप बिल्कुल अगर नहीं सोच पा रहे हैं, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो उसे आपके क्वेश्चन को सही करने का तरीका सिखा दे। दिमाग, हल्का सा दिमाग लगाना है दोस्त, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। करा कथन है, एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे उस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए। 30 लोगों की मृत्यु हुई है दोस्त। आप समझ सकते हैं, एक आदमी मरता है तो लोग चक्का जाम करते हैं। क्यों ना करें भाई, जिस परिवार का सदस्य जाए उसको पता चलता है 30 लोग यहाँ मर चुके हैं। पूरा समाज, पूरा वहां का मोहल्ला उत्तेजित हो गया। क्या हो सकती है कार्यवाही? कार्यवाही नंबर 1 है कि सरकार को प्रभावित परिवारों के तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। जो प्रभावित परिवार हैं, जिनके घर के सदस्यों की मृत्यु हुई है, उनको तुरंत मुआवजा देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 2 चीजें हैं। पहला कहा कि मुआवजा देनी चाहिए। आपने ये बात अक्सर देखा होगा अपने दैनिक जीवन के अंदर, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या किसी कंपनी में कोई आग लग गई, वहां के कर्मचारी मर गए या बिल्डिंग में दब के लोग मर गए, तो सरकार क्या करती है? ऐसे अवसर पर अक्सर मुआवजा देती है। देती है कि नहीं देती है? तो हम लोग अपने दैनिक जीवन के अंदर देखते हैं। तो पहली कार्यवाही तो हम लोग अपने आंख के सामने प्रतिदिन पेपरों के अंदर पढ़ते हैं, ऐसा हुआ सरकार ने यहाँ मुआवजा दिया। तो ठीक है, पहला कार्यवाही बिल्कुल करेक्ट है, मुआवजा ही देना चाहिए। नहीं देंगे तो लोग और उग्र हो जाएंगे। दूसरी चीज, अब जनता चूंकि इतनी उग्र है, मान लीजिए नई नई मकान बनी, इसमें मकान की चर्चा की गई नहीं है, पुरानी इससे मतलब नहीं है, लेकिन मकान ढह गई। और अगर मकान ढह गई और इतने लोग मर गए, जिसमें 30 लोग काम कर रहे हो और 30 लोगों की मृत्यु हो गई, तो अब सरकार को चाहिए कि ऐसे लोग जो कि इस मकान को बनाए हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो। तभी तो समाज के अंदर संतोष की भावना पैदा होगी कि भाई बिल्डर भी सतर्क होंगे कि मकान को एकदम सही सुदृढ़ तरीके से बनाना है, क्योंकि अगर गलत तरीके से बनाए तो हमको सजा हो जाएगी, है ना। क्योंकि ठेकेदार अक्सर क्या करते हैं, पैसा ऐंठने के चक्कर में 2 नंबर का मटेरियल डाल देंगे, मकान 10 साल चले, 5 साल चले, उससे उसका कोई मतलब नहीं हो, तो बनाया निकल गया। तो निश्चित रूप से ये कार्यवाही होनी चाहिए। दोनों ही कार्यवाहियां सही है, इसलिए सवाल का सही उत्तर होगा दोनों कार्यवाहियां उचित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये कथन और पूर्वधारणा है। कथन और पूर्वधारणा है। अब कथन पूर्वधारणा के सवाल के अंदर आप देखेंगे क्या कहा गया है। ठीक है, कह रहा है कि ए की बी को सलाह, ए ने बी को सलाह दिया। क्या सलाह दिया है? यदि आप लेखा का अध्ययन करना चाहते हैं तो संस्थान वाई से जुड़े। लेखा का अध्ययन करना चाहते हैं तो संस्थान वाई से जुड़े। कोई व्यक्ति किसी को सलाह दे रहा, उसके बाद से उसकी पूर्वधारणाएं समझिए। कह रहा संस्थान वाई अच्छी लेखा शिक्षा प्रदान करता है, बी ए की सलाह को सुनता है। सुनिएगा, एक व्यक्ति ए बी को कह रहा है अगर लेखा का अध्ययन करना चाहते हैं तो वाई से जुड़े। वाई नामक संस्था से आपको जुड़ जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जो इसमें पूर्वधारणा है, पूर्वधारणा का मतलब समझते हैं, क्या सोच कर कोई व्यक्ति कहा है। पूर्व माने होता है पहले, धारणा माने विचार।
उसके मन में के अंदर पहले कौन सा विचार आया कि वो सोच के यह बात कह दिया, उसी विचार को पकड़ना है, यानी उसके मन की बात जाननी है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि फला कोचिंग, फला किताब, फली चीजें पढ़ लीजिए, इतना प्रैक्टिस लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, ये तमाम तरीके की जो सलाह दे रहे हैं वो इसीलिए तो दे रहे हैं कि आप इसको सुनना पसंद करेंगे और आप इस पर अमल करेंगे। तो निश्चित रूप से पूर्व धारणा नंबर 2 जो है कि बी ए को सलाह को सुनता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सलाह सुनने वाला नहीं होता तो उसको सलाह देता ही नहीं। पहली पूर्व धारणा है कि संस्थान वाई अच्छी लेखा शिक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम कोई किताब रिकमेंड करें आपसे कि मान लीजिए आप कोई फला पब्लिकेशन की किताब खरीद लीजिए, उससे प्रैक्टिस सेट लगाइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो बेहतर सुविधा देती है, उससे पढ़ने से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसके अंदर अच्छा कंटेंट है। तो अगर ये कह रहा है कि वाई अच्छी लेखा शिक्षा प्रदान करता है, तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति किसी को सलाह दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी नजर में वो चीज सही है। तो दोनों ही पूर्व धारणाएं बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला कथन है कि यदि आप मुझे परेशान करते हैं तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगी, एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। ये भी पूर्व धारणा का ही है। छोटा बच्चा माँ को परेशान कर रहा है, माँ ने कहा कि अगर आप परेशान कर दिए तो निश्चित रूप से थप्पड़ खाओगे तुम। तो इसके लिए पूर्व धारणा क्या सोच के वो कही है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि चेतावनी के साथ बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। वार्निंग इसीलिए तो दिया, बच्चा को डराया गया, धमकाया गया कि बेटा ऐसा फिर दोबारा किए तो मार खाओगे तुम। इसका मतलब कि बिल्कुल सही है, चेतावनी के असर पड़ने वाली है। यही सोच कर उसकी मम्मी ने ऐसा कहा होगा, उसकी माँ ने ऐसा कहा होगा। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि सभी बच्चे मूल रूप से शरारती हैं। देखिए दोस्त, सभी बच्चों की बात नहीं की गई है कि सभी बच्चे शरारती होते हैं, ऐसा क्योंकि एक माँ बच्चे को, अपने बच्चे को कह रही है। सभी बच्चों का यहाँ लेखा जोखा नहीं है। अगर किसी पूर्व धारणा के अंदर इस तरीके की कोई बात आ जाए, सबके बारे में बात एक के बारे में की जा रही है, कह दिया सबके बारे में, तो आप कैसे सबके बारे में बता सकते हैं? तो ये पूर्व धारणा गलत है, पहली पूर्व धारणा करेक्ट है। चलिए, ये सारे ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप कोशिश जरूर करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कथन निष्कर्ष का सवाल है। कह रहा है दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा करना काफी सुगम है। अगर आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है तो आप एयरप्लेन से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे तो काफी सुगम यानी आसान है, बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। इसमें निष्कर्ष बोला कि दिल्ली और कोलकाता के बीच यातायात का कोई अन्य साधन नहीं है। अरे भाई, अगर हम कहें आपको कि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है और इसके लिए फ्लाइट पकड़ लीजिए, इसका मतलब ये तो थोड़े ना है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि इसका अन्य कोई साधन ही नहीं है। बिल्कुल गलत है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है दिल्ली और कोलकाता हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर दिल्ली और कोलकाता हवाई सेवा से नहीं जुड़े होते तो हम आपको एरोप्लेन यानी फ्लाइट की टिकट कराने के लिए क्यों कहते हैं? जुड़े हुए हैं तभी तो बोल रहे हैं। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्लियर होगा? चलिए, निष्कर्ष के सवाल थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न आएंगे और अगला जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ये न्याय निगमन का है, सिलोक्स का है। और न्याय निगमन से भी आपके पेपर के अंदर कम से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। बड़े आसान सवाल है, इसके लिए हम कुछ चीजें बता दे रहे हैं। देखिए दोस्त, न्याय निगमन वाले सवाल जब भी आए तो इसके लिए 2-3 चीजें आप सीख लीजिए। अगर इससे सीख लेते हैं तो कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप प्रश्न को देखेंगे और डायरेक्टली हिट कर देंगे। कौन कौन सी चीजें हैं कि अगर कथन सकारात्मक है, कथन अगर पॉजिटिव है तो जो उसका निष्कर्ष होगा वो भी पॉजिटिव होगा। कथन सकारात्मक तो निष्कर्ष सकारात्मक होगा। और अगर कथन नकारात्मक है तो निश्चित रूप से निष्कर्ष नकारात्मक होगा। इसको रटने की आवश्यकता नहीं, दैनिक जीवन में हम चीजें देखते हैं। सही काम करेंगे तो उसका अंततः परिणाम सही निकलने वाला है, गलत करेंगे तो गलत निकलेगा। ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर एक और होता है कि अगर कहीं सभी आ जाए, कथन निष्कर्ष वाले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, जहां न्याय निगमन की हम बात कर रहे हैं, न्याय निगमन वाले में अगर कहीं सभी आ जाए तो सभी को कुछ पढ़ा जा सकता है, सभी को कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन आप कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते हैं। कभी भी कुछ को सभी नहीं पढ़ा जा सकता है, सभी को कुछ पढ़ा जा सकता है, कुछ को सभी नहीं पढ़ा जा सकता। जैसे हम कहें कि मान लीजिए 100 बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हों, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अगर 100 लड़के पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अब उसमें से मान लीजिए 50 बच्चों का रिजल्ट हुआ, या मान लीजिए सभी लोगों का हो गया, सभी बच्चे हो गए, 100 में 100 लड़के जितने भी हैं सबके सब पुलिस के अंदर सेलेक्ट हो गए, तो हम ये चीज कह सकते हैं अपने कोचिंग के बारे में कि हमारे यहाँ से कुछ लड़के सेलेक्ट हुए, क्योंकि हम यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई। 100 में 100 हो गया, सब के सब पास हो गए,
तो उसमें हम कुछ लोगों के बारे में बता रहे हैं, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कुछ लड़के हों कि 100 में से 10 ही लड़का हुआ, हम कहें कि हमारे कोचिंग से सभी लड़के सिलेक्ट हो गए, तो ये बात सरासर झूठ साबित हो जाएगी ना। तो कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते हैं, सभी को कुछ पढ़ा जा सकता है। अगली चीज कि 2 कथन अगर दिए हों, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2, तो कई बार क्या होता है कि 2 कथनों के अंदर अलग अलग शब्द लिखे होते हैं, और निष्कर्ष में क्या होता है कि उन दोनों ही कथनों के लिखे गए शब्दों को एक साथ लिख देता है। यानी कथन नंबर 1 में कोई शब्द है और कथन नंबर 2 में कोई शब्द है, तो इन दोनों ही शब्दों से उससे एक शब्द और इससे एक शब्द लेकर के निष्कर्ष के अंदर लिख देता है, और बस पूछता है कि क्या ये निष्कर्ष सही है या गलत है। तो सुनिएगा, 2 कथनों को मिलाकर तभी आप कोई निष्कर्ष दे सकते हैं। 2 कथनों को मिलाकर आप तभी निष्कर्ष दे सकते हैं जब दोनों कथनों में कम से कम एक शब्द कॉमन हो। कम से कम आपको एक शब्द क्या मिलना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। एक शब्द कॉमन हो, और उस कॉमन शब्द के ठीक पीछे, पहली शर्त है कि 2 कथनों को मिला के कब कोई निष्कर्ष दे सकते हैं, एक शब्द कॉमन हो, और दूसरी चीज कॉमन शब्द के पीछे, कॉमन शब्द जो है के ठीक पहले, कॉमन शब्द के ठीक पहले, कॉमन शब्द के ठीक पहले या तो सभी हो या तो कोई नहीं हो। क्या हो पहले, या तो सभी हो या तो कोई नहीं हो, सभी हो या तो कोई नहीं हो, या तो सभी शब्द उसके पीछे होना चाहिए या फिर कोई नहीं शब्द होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। यही पूरा का पूरा न्याय निगमन का कुछ कॉन्सेप्ट है। इसमें एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, अगर कथन सकारात्मक है, अगर कथन सकारात्मक है, कथन सकारात्मक है, तो उसके कर्म के ठीक पहले कुछ शब्द छिपा होता है। कौन सा शब्द छिपा होगा, कुछ। यानी कि अगर हम कहें सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो इस बी के पहले कुछ नहीं है, तो क्या छिपा हुआ है, कुछ। कथन सकारात्मक है तो कर्म के ठीक पहले कौन सा शब्द छिपा होगा, कुछ। कथन नकारात्मक है, यानी हम कहें कि कोई ए बी नहीं है, तो वहां कौन सा शब्द छिपा होगा। कथन सकारात्मक हो जैसे सभी ए बी है, तो वहां कर्म के ठीक पहले कुछ। कथन नकारात्मक हो तो वहां कर्म के ठीक पहले कोई नहीं शब्द छिपा होता है। यही पूरा का पूरा न्याय निगमन का कॉन्सेप्ट है दोस्त। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ केवल आप प्रश्नों को नहीं देख रहे हैं, प्रश्नों को करने का तरीका सीख रहे हैं, और किस तरीके से पेपर के अंदर हल करना ये भी सीख रहे हैं। तो एक अगर प्रैक्टिस सेशन को आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। बिल्कुल अगर जीरो भी जानते हैं, कोई जानकारी नहीं है, फिर भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए न्याय निगमन का आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ भी नहीं होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक, कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक। सभी को कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट बताया, 2 कथनों को मिलकर तभी कोई निष्कर्ष हम दे सकते हैं जब दोनों कथनों में एक शब्द कॉमन हो, और उस कॉमन शब्द के ठीक पहले या तो सभी हो या तो कोई नहीं हो। आखिरी कॉन्सेप्ट था कि अगर कथन सकारात्मक है तो उसके कर्म के ठीक पहले कुछ शब्द छिपा होगा, और अगर कथन नकारात्मक है तो उसके कर्म के ठीक पहले, ऑब्जेक्ट के ठीक पहले कोई नहीं शब्द छिपा होगा। और हम कहते कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो बी के पहले कौन सा शब्द छिपा होता है, कोई। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी आप अपने दिमाग के अंदर रटते हुए चलेंगे, बैठते हुए चलेंगे। रटना कुछ भी नहीं दोस्त, एग्जाम के अंदर या कुछ भी चीज अगर दुनिया के अंदर रटने की कोशिश करेंगे तो वो भूलेगा, आपके हाथ में रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, कह रहा है कुछ कौवे कबूतर हैं, सभी कबूतर मोर हैं। पहला प्रश्न है आपका, कुछ कौवे कबूतर हैं। तो प्रश्न आपको वैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फिर भी हम लिख रहे हैं कुछ कौवे कबूतर हैं, कुछ कौवे कबूतर हैं। और अगला बोला कि सभी कबूतर मोर हैं, सभी कबूतर मोर हैं, सभी कबूतर मोर हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष कर रहे कुछ कौवे मोर हैं। निष्कर्ष में क्या कहा, कुछ कौवे मोर है। कौवा कहाँ गया, ये, और मोर है ये। 2 अलग अलग कथन है ना, 2 अलग अलग कथनों को मिलाकर कब निष्कर्ष देते हैं, जब 2 कथनों में कम से कम एक शब्द कॉमन हो। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कुछ कॉमन है, जी बिल्कुल कॉमन है, कबूतर और कबूतर कॉमन है। तो दोनों कथनों में कम से कम एक शब्द कॉमन हो, और उस कॉमन शब्द के ठीक पहले या तो सभी हो या तो कोई नहीं हो। बिल्कुल यहाँ पे इस कॉमन शब्द के ठीक पहले कहीं भी एक जगह जहां भी कॉमन मिल रहा है ना, तो उस कॉमन के ठीक पहले या तो सभी मिल गए या तो कोई नहीं, तो निश्चित रूप से हम दोनों कथनों को मिलाकर निष्कर्ष दे पाएंगे। तो देख सकते हैं ये कॉमन कुछ देर के लिए कट जाएगा, क्या बचेगा, कुछ कौवे मोर हैं। और हमारे निष्कर्ष में भी बोला गया है कि कुछ कौवे मोर हैं। पहला निष्कर्ष बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, कोई मोर कबूतर नहीं है,
कोई मोर कबूतर नहीं। मोर कहाँ है, कबूतर कहाँ है? मोर सेकंड स्टेटमेंट में है और कबूतर भी सेकंड स्टेटमेंट में है। इसका जवाब केवल सेकंड स्टेटमेंट से दे सकते हैं। कह रहा है कोई मोर कबूतर नहीं है। ये बताइए दूसरा वाला स्टेटमेंट सकारात्मक है कि नकारात्मक? सकारात्मक है। अगर दूसरा वाला स्टेटमेंट सकारात्मक है तो इससे निकलने वाला रिजल्ट भी सकारात्मक ही होगा। नकारात्मक कतई नहीं हो सकता है। आपके निष्कर्ष में दिया नकारात्मक, इसलिए वो बिल्कुल गलत हो सकता है। दूसरा जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। हम कहेंगे कि केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न जब भी आपके स्क्रीन पे आए दोबारा से कोशिश करिएगा देखने की। कराए फिर कि कुछ कौवे शेर हैं और सभी शेर चीते हैं। कुछ कौवे शेर हैं, कुछ कौवे शेर हैं, कुछ कौवे शेर हैं, कुछ कौवे शेर हैं, ठीक है ना। अब कुछ कौवे शेर हैं, इसमें क्या होगा? कुछ कौवे शेर हैं। हमको लग रहा है फिर सेम सवाल आ गया। कुछ कौवे शेर हैं और सभी शेर चीते हैं। सभी शेर चीते हैं। अब आपसे जो निष्कर्ष पूछा है वो देखिए क्या है। पूछ रहा है कि कुछ कौवे चीते हैं। कौवे चीते हैं, कौवे जो है वो चीते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताइए। दो कथनों को मिलाकर आप निष्कर्ष कब देंगे? जब दोनों कथनों में कम से कम एक शब्द कॉमन हो। कॉमन शब्द मिला और कॉमन के ठीक पहले क्या है? सभी। बिल्कुल दो कथनों को मिलाकर तब निष्कर्ष दिया जा सकता है जब दोनों शब्दों में दोनों कथनों में एक कॉमन हो, कॉमन के ठीक पहले सभी हो। सभी यहाँ मिला, बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये कॉमन शब्द कट जाएगा और बचेगा क्या? कुछ कौवे चीते हैं। आपके निष्कर्ष में भी यही बोला गया, बिल्कुल सही है। पहला निष्कर्ष करेक्ट है, अनुसरण करेगा। दूसरा, कोई भी शेर कौवा नहीं है। शेर कौवा नहीं है। शेर कहाँ गया? यहाँ पे। कौवा कहाँ गया? यहाँ। पहली लाइन है, पहली लाइन पहला ही स्टेटमेंट में शेर और कौवा मिल जाएगा तो हम आगे दूसरे स्टेटमेंट में क्यों झांकेंगे, क्यों ताकेंगे? तो यहाँ पे कथन कैसा है दोस्त? सकारात्मक। और आपका निष्कर्ष कैसा लिखा? नकारात्मक। सकारात्मक कथन से क्या कभी नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए दूसरा गलत, पहला सही। केवल पहला अनुसरण करता है। मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी दिमाग में आपके। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपके रैंकिंग का है। रैंकिंग का मतलब समझते हैं? तो रैंकिंग का मतलब होता है क्रम परीक्षण, है ना। इसमें रैंक के बारे में बात किया जाता है, व्यक्ति के स्थान के बारे में बात किया जाता है। सवाल देखिए क्या कर रहा है। विद्यार्थियों की पंक्ति में आशीष बाएं से 15वां है और सचिन दाएं से 7वां है। यदि वे आपस में स्थान बदलते हैं तो सचिन दाएं से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? याद रखिएगा दोस्त, जब भी इंटरचेंजिंग वाले प्रश्न आए यानी व्यक्ति अपना स्थान बदल दे तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। क्या लिखना है इसके लिए? जब भी स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न आपके सामने आए तो याद रखिएगा स्थान बदलने के बाद से आए हुए व्यक्ति का स्थान। ध्यान से सुनिएगा, स्थान बदलने के बाद, स्थान बदलने के बाद जो व्यक्ति आया है उसका स्थान लिखेंगे प्लस। अब इसका जो भी व्यक्ति है इस नाम को छोड़ करके जो व्यक्ति एक और है, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति x है तो उसका नाम अगर x कर दिए और -1, यही इसका ट्रिक होता है। चलिए स्थान बदलने के बाद से कौन है? तो यदि वे आपस में स्थान बदलते हैं तो सचिन दाएं से 15 हो जाता है। तो सचिन आया है तो सचिन का स्थान कितना है? 15। अब सचिन को छोड़ दीजिए, सचिन के अलावे कौन है? सचिन के अलावे है आपका आशीष। आशीष है तो आशीष का भी स्थान, आशीष का स्थान देखिए क्या कर रहा है सवाल के अंदर? 15। 15 प्लस 15 -1, 15 15 30 में से घटाएंगे क्या आ जाएगा? 29। प्रश्न के अंदर यही तो पूछा था, पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं बता देंगे। तो जब भी आपको इस तरीके के प्रश्न पोजीशन चेंजिंग वाले सवाल आए कि एक व्यक्ति स्थान बदले और दूसरा व्यक्ति उसके जगह पे आ जाए तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। स्थान बदलने के बाद से जो आया वो, फिर जो एक व्यक्ति और है उसका स्थान लिखेंगे और -1 कर देंगे। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि टोटल उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये छोटा, ये भी रैंकिंग का ही प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल है। कर रहा है PQRSTQ। प्रश्न आप पढ़ते रहिए। में Q केवल T से छोटा है। Q किससे छोटा है? केवल T से छोटा है। Q जो है वो केवल और केवल T से ही छोटा है, यानी कि T जो है वो सबसे बड़ा हो गया। 5 लोगों में हम कहें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल एक व्यक्ति से छोटा है, यानी कि बाकी सबसे बड़ा है, बाकी वो सबसे बड़ा है और जो उससे बड़ा है वो सबसे ऊपर होगा। तो कह रहा है Q केवल T से छोटा है, यानी Q बाकी सबसे बड़ा है और T से छोटा है, यानी T सबसे बड़ा हो गया। आगे क्या कर रहा है?
P केवल S से लंबा है। P केवल किससे लंबा है? S से लंबा, केवल S से लंबा है, यानी S सबसे छोटा है, S सबसे छोटा है और उससे बड़ा हो जाएगा P। आगे क्या कहा? यदि सभी कोण की ऊंचाई के अवरोही क्रम में स्थित किया जाए तो कौन तीसरे स्थान पर आएगा? 5 लोग थे, T Q P S आप लिख दिए। अब कौन बचा है दोस्त? अब बचा है R। अब कौन सा बचा है? R को बीच में रख दिए। अब क्या कह रहा है कि तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा? ठीक है ना, तो तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है? 1 2 3 R आ रहा है। R इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। बहुत आसान सवाल था, बहुत बेसिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके डाइस का है, पासा का है। कोशिश करिएगा एक बार हल करने की। हर सवाल को अपने तरफ से जरूर एक बार टाइम देना है, हल करने की कोशिश करना है। कह रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, 4 के विपरीत क्या होगा? तो 3 पासे दिए गए हैं। जब भी पासा के सवाल आए तो इसमें 2 तरीके से काम करते हैं। पहला होता है 1 कॉमन, दूसरा होता है 2 कॉमन और तीसरा होता है नो कॉमन। 3 ही तरीके से पूरा पासा समाप्त हो जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोस्त, अगर आप इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देखते रहे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बीच में स्किप करने की कोशिश, गलती बिल्कुल ना करिएगा। ध्यान से सुनिए हमारे पास का कॉन्सेप्ट क्या है। पहला हमने कहा 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। अब यहाँ पे 1 कॉमन 2 कॉमन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा पासा दिए गए हैं तो उन 2 पासाओं में या 3 पासा जो भी है, जितने भी पासा दिए गए हैं, उन पासा के अंदर जो संख्याएं हैं या अक्षर जो लेटर पड़े हैं उनको आपस में एक बार देखिए, ध्यान से देखिए दोनों पासे को या 3 पासे को। और सबसे पहले अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा पासा दिए गए हैं तो सबसे पहले किन्हीं 2 पासों को एक साथ रख लीजिए, यानी अपनी आंख उन 2 पासों पे एकदम टिका लीजिए। फिर देखिए कि उन 2 पासों में क्या एक संख्या कॉमन है या अक्षर कॉमन है, कि 2 संख्या या अक्षर कॉमन है या कोई भी कॉमन नहीं है। अगर मान लीजिए एक कॉमन मिल गया, जैसे आपके इस प्रश्न के अंदर हम बात कर रहे हैं, आपके इस प्रश्न के अंदर जो पासे का प्रश्न है इसके अंदर आप देखिएगा, इसके अंदर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, मैं दिखा रहा हूं आपको क्या दिखाई दे रहा है कॉमन। पहला जो पासा है उसमें लिखा है 2 5 1। तो दूसरा पासा है उसमें लिखा है 1 5 6। और जो तीसरा पासा है उसमें क्या लिखा है दोस्त? इसमें लिखा है 2 4 और 3। आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। तो किसी भी 2 पासे को उठाइए जिसमें कम से कम एक लेटर, एक संख्या कॉमन मिल जाए। चलिए, तो मैं उठा लेता हूं पहले को और तीसरे को। पहले और तीसरे फिगर को उठाइए। इसमें कॉमन क्या मिला? इसमें कॉमन मिला हमको 2, क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है ना। तो सबसे पहले इस कॉमन को लिख लेंगे। कॉमन को लिखने के बाद से अगला काम क्या है? पासे के हर सवालों के अंदर एक काम करेंगे। 2 पासा दिया हो, 3 पासा दिया हो, 4 पासा दिया हो, किसी भी 2 पासे की तुलना बस कर लीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। किसी भी 2 पासे की जब तुलना करेंगे ना तो या तो उसमें एक कॉमन मिलेगा, या 2 कॉमन मिलेगा, या नो कॉमन मिलेगा। अगर एक कॉमन मिल जाए, एक लेटर कॉमन मिल जाए तो कैसे हल करना है वो सीखिए बड़े ध्यान से। कॉमन लेटर को ऊपर नीचे लिख लीजिए। लिख लिया। अब उस कॉमन से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 2 के बाद से क्या आ जाएगा? 1 और 1 के बाद से क्या आ जाएगा? 5। यहां से घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 के बाद से 3 और 3 के बाद से मिल जाएगा 4। ठीक है। अब अच्छा, एक चीज जानते हैं कि पासे पर टोटल कितनी सतह होती है? डाइस पर टोटल 6 सतहें होती हैं। लूडो आपने देखा होगा, लूडो एक पासा का एग्जांपल है। 6 सतह होती है। 5 सतहों के बारे में जानकारी हो गई भाई। 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। 6 गायब है तो उसको आप 2 के साथ चिपका दीजिए। और जो आपसे सवाल के अंदर पूछा है वो बता दीजिए। क्या पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा दोस्त? 4 के विपरीत क्या होगा? जो भी संख्याएं एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखाई दे रही हैं वो सब एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इस तरीके से जब आप लिख लेंगे तो जो संख्याएं एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखाई देंगी वही एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। जो भी संख्या एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखाई देंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। 1 का विपरीत 3 है, 3 का विपरीत 1 है, 5 का विपरीत 4 है, 4 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 6 है और 6 का अपोजिट 2 है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इन सवालों को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अगर समझ में आ रहा है तो दोस्त बहुत मजा आएगा, और समझ में नहीं आया तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न भी है, इसमें 2 पासे दिए गए हैं। बहुत आसानी है। अभी 3 पासा वाला सवाल था आपके सामने, अब 2 पासा वाले सवाल आ गए। ठीक है। पासा का फिगर थोड़ा सा इधर उधर बन जाए तो उसको अब नहीं बोलेंगे। 6 4 और 1 है और फिर इसके बाद से है 6 4 और 5। और आपसे पूछा है अब
कि एक के विपरीत क्या होगा। एक के विपरीत सुनिएगा, अभी हमने कहा कि जब एक से ज्यादा पासा दिए होते हैं, एक से ज्यादा पासा दिए होते हैं, तो या तो उसमें कम से कम एक लेटर कॉमन मिल जाएगा किन्हीं दो पासाओं में, या कम से कम दो कॉमन मिल जाएगा, या कोई कॉमन नहीं मिलेगा। अब आ गया वो प्रश्न जहाँ पे एक से ज्यादा पासा दिए हों और दो संख्याएं कॉमन है। कैसे है? 6 4 इसमें भी है, 6 4 इसमें भी है, तो जो कॉमन होते हैं वो कट जाते हैं। कॉमन होते हैं वो क्या होते हैं? कट जाते हैं। अगर दो संख्याएं कॉमन हो गई, दो के केस में बता रहे हैं, एक के केस में मत करिएगा कि एक से एक काट देंगे, नहीं। एक वाले में अगर एक कॉमन हो तो घड़ी की दिशा में घूमना है, और जो ऊपर नीचे है वो एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन अगर दो कॉमन लेटर दो कॉमन संख्या या अक्षर या प्रतीक चिन्ह मिल गए तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। एक के विपरीत क्या बचेगा? 5। एक के विपरीत 5, यही सवाल का सही उत्तर है। तो इसी वीडियो के अंदर दो टाइप बता दिए। अभी तो दोस्त 30 वीडियो होने वाली है, 30 सेशन के अंदर एकदम निचोड़ के रख देंगे रीजनिंग को। एक प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर अगर बाहर आ गया तो जो कहिए वो। 17-18 फरवरी की परीक्षा होने वाली है, अब देखिएगा हम लाइव होंगे उस दिन दोबारा से। कितने सवाल इस पेपर से आए हैं यहाँ से। चलिए अगला सवाल आपके है आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रिया का। यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से कुछ दिया गया है, 20 भागे 10 माइनस 2 प्लस 3 गुणे 4 बराबर में 27, और आपसे पूछ रहा है कि कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाए। आपस में बदलने के लिए कह रहा है, ठीक है जी। आपस में बदलने के लिए कह रहा है कि आपस में बदल देने पे कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे तो समीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। समीकरण सही हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा क्वेश्चन जब आपके स्क्रीन पे आए तो एक बार कोशिश करें कितना जल्दी हल कर देना है, क्योंकि लास्ट तक वही विजयी होगा इस परीक्षा में जो टाइम को बचा लेगा, कम टाइम के अंदर करेगा। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। करें किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की समीकरण सही हो जाए, यही तो निर्देश दिया गया कि दिए गए प्रश्नों में कौन से दो चिन्हों को बदल दिया है कि गणितीय समीकरण सही हो जाए। चलिए तो सबसे पहले जब इस तरीके का सवाल है 27 लेकर आना है, गणितीय चिन्ह आपस में बदलने का मतलब समझ रहे हैं, जहां भाग है वहां गुणा, जहां गुणा है वहां भाग। जब भी इस तरीके का सवाल है आपस में बदलने वाला है तो दोस्त आपको एक काम तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चारों ही विकल्प को चेक करना पड़ेगा। इसको कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं, कुछ ट्रिक है बताऊंगा हम सॉल्यूशन के दौरान, लेकिन वो ट्रिक हर जगह कारगर नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको यही होता है कि फास्ट कैलकुलेशन की आदत हो, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे तो आप निश्चित रूप से सवाल के अंदर टाइम बचा पाएंगे। जैसे भाग और गुणा है तो भाग के जगह पे गुणा और गुणा के जगह पे भाग। चलिए करके देखिए तो एक बार भाग के जगह पे गुणा कर दीजिए तो 20 गुणे 10, और गुणा के जगह पे आप भाग कर दीजिए। जैसे ही आप सुनिएगा, बड़ा अच्छा चीज है, यहाँ तो गुणा कर दिया तो 200 आ गया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? 200 आ गया। और यहाँ 3 भागे 4 है, 4 से 3 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। संख्या पहली तो बात हमारा यहीं से क्लियर हो गया कि जब इतना बड़ा शुरुआत में ही वैल्यू आ गया और उसमें इतना कम घटाना है तो 27 तक कहाँ पहुंचेंगे। तो हल्का सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो कहेंगे गुरुजी पहला नंबर नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज अब यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि भाग जब 4 से 3 में भाग लगाएंगे तो दशमलव में आने लगेगा, और यहाँ पूर्णांक संख्या दिख रही है तो दशमलव आएगा ही नहीं, तो इसलिए फिर गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि भाग, दूसरा कह रहा है आपका भाग वाला कि भाग रखिए, भाग के जगह पे प्लस, प्लस के जगह पे भाग, तो 20 प्लस 10 माइनस 2, फिर प्लस के जगह पे भाग करेंगे 3, फिर 3 से 2 में भाग जाएंगे तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना, फिर दशमलव में आने लगेगा। सामने पूर्णांक के रूप में संख्या है। यही ट्रिक है इन सब चीजों का, आप बिल्कुल हल करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखिए भाग और माइनस, भाग के जगह पे कर रहा है माइनस कर दीजिए तो 20 माइनस 10, और माइनस के ऊपर भाग कर दीजिए, भागे 2 प्लस 3 गुणे 4। एक बार देखिए तो 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी इस तरीके का सवाल है तो यहाँ पे बोर्ड मास का नियम लगता है। सबसे पहले हम लोग भाग को हल करते हैं, तब जाके गुणा, तब जोड़, तब घटाना। पढ़ते हैं का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटा। सबसे पहले का होता है, का नहीं दिया है तो भाग, भाग के बाद से गुणा, गुणा के बाद से जोड़, जोड़ के बाद से घटाना। यहाँ पे सबसे पहले भाग अभी है, का कोई नाम निशान नहीं है, तो सबसे पहले भाग हल करेंगे। 2 से 10 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 5। 20 माइनस 5 प्लस 3 चौके 12, 20 में से 5 जाएगा 15, 15 12 27। LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब कौन सेटिस्फाई किया गया? तीसरा हमारे सवाल का राइट जवाब होगा। अब पेपर के अंदर बैठेंगे तो कैसे हल करेंगे? अब ऐसे ऐसे तुच्छे सवाल आ गए
तो यही वाला कॉन्सेप्ट कि अगर राइट हैंड साइड के अंदर कोई परफेक्ट नंबर दिया है, पूर्ण संख्या दिया है, और भाग देने पर कहीं भी बीच में अगर दशमलव आ जाए तो उस विकल्प के सही होने की 100% संभावना नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। ये ट्रिक बन गया आपका कि जब भी राइट हैंड साइड के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट हो, पूर्ण संख्या हो, और बीच में आप चिन्हों का परिवर्तन कर रहे हो, वहां से भाग न जा रहा हो, यानी दशमलव के आने की आशंका है, तो निश्चित रूप से वो विकल्प गलत। जैसे आप पहला और दूसरा आराम से इस चीज को देख सकते हैं, दोनों ही केस में देखिए दशमलव आ रहा था, तीसरे पर ट्राई किया खत्म। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सारे सवाल बहुत मजेदार है और इन सवालों को करेंगे तो निश्चित रूप से वाकई में मजा आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है फिर यही है, अल्फाबेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रिया का। 16 माइनस है, 16 माइनस 8 भागे 4 प्लस 5 गुणे 2 बराबर 8। ठीक है, तो पहला विकल्प दिया है भाग कॉमा गुणा, दूसरा दिया है माइनस कॉमा भाग, तीसरा दिया है भाग कॉमा प्लस, और चौथा दिया है आपका माइनस कॉमा गुणा। दो चिन्हों को बदलना है और देखना है कि सही कहां से आ रहा है। फिर वही चीज भाग के जगह पे गुणा करना है। अगर भाग के जगह पे गुणा कर दिए, चलिए ट्राई करेंगे। 16 माइनस भाग के जगह पे गुणा कर देंगे, 8 गुणे 4 हो जाएगा, और जहां गुणा होगा वहां भाग करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जहां गुणा होगा फिर वहां भाग करेंगे। अब देखिए कितना जल्दी ये गलत होगा। 2 से अगर मान लीजिए जैसे गुणा हो, यहाँ पे हम भाग लिखेंगे तो 2 से 5 में भाग जाएगा तो दशमलव आएगा, और यहाँ परफेक्ट नंबर है, गलत। माइनस के जगह पे भाग कर रही है, माइनस के जगह पे भाग कर दीजिए, तो 16 भागे 8, और जहां भाग है वहां माइनस कर दीजिए, कर दिया, प्लस 5 गुणा 2। तो सुनिएगा 8 से 16 में भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 4 प्लस 5 दूनी 10, तो 10 और 2 12, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 बराबर 8, राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हुआ, विकल्प नंबर 2 सही होगा। क्लियर होगी बात? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे है, इसके अंदर एक पूछ रहा है कि विषम चुनिए कि भिन्न क्या है, सबसे अलग क्या है, उन चीजों को देखना है। ठीक है, जैसे पहला आपका प्रश्न है, पहला विकल्प है 1629, इसमें सबसे अलग चुनना है दोस्त। 3418 और 2349, चौथा विकल्प है आपका 1834। ध्यान से सुनिएगा, इसमें विषम चुनना है। अब हमको लिखते के साथ दिमाग में आ गया एक चीज, आपको भी आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, इसमें कोई एक ऐसा विकल्प है जो सबसे अलग है। ध्यान से सोचिए, हमको तो आराम से दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि 1 6 7 और 7 2 9 9, यहाँ राइट हैंड साइड सबसे लास्ट वाला आखिरी नंबर है। फर्स्ट 3 को ऐड करेंगे तो लास्ट नंबर मिल जाएगा। पहली 3 संख्याओं को जोड़िए, चौथा मिल जाएगा। मिल रहा है 3 4 7 1 8, मिल रहा है ना। 2 3 5 4 9 मिल रहा है ना। 1 8 9 9 3 12, यहाँ पे क्या लिखा 4, यही सबसे अलग है, इसलिए क्या होगा, सही उत्तर डी होगा। ये सबसे अलग है, कारण सबसे अलग चुनना था तो फर्स्ट 3 को ऐड करने बाद चौथा नंबर मिल रहा था। 3 विकल्पों में तो एक समान की प्रक्रिया चली, चौथे में थोड़ा अलग हो गया, इसलिए सवाल का सही उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इसके अंदर जो विकल्प दिया है 4025। बड़ी बड़ी संख्याएं जब आती है ना तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होने लगते हैं कि सर करें तो क्या करें, लेकिन करना कुछ होता नहीं है। जैसे अभी देखिए इस सवाल के अंदर था, अभी इसमें आ गया, इसको देखिए, इसमें सबसे अलग चुनना है। अब बच्चे सोचने लगते हैं कि कोई स्क्वायर तो नहीं है, कोई घन तो नहीं है। तो दोस्त निश्चित रूप से आपको वर्ग और घन 30 तक याद होना चाहिए। अब इतना बड़ा बड़ा वर्ग और घन जो है मैक्सिमम बच्चे 50 तक याद करते हैं। इतना बड़ा बड़ा किसको याद है, एग्जामिनर भी इस बात को जानता है। इसका मतलब यहाँ वर्ग और घन होता ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा यहाँ पे। तो कुछ और लगने वाला है। तो कुछ और लगने में सबसे पहला आप ट्राई करेंगे, जब भी बड़ी संख्याएं दिखाई दें आप आपस में ऐड करिए, जोड़िए। तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 2 6, 6 5 11, 7 2 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 2 11, 6 0 6 2 8 और 3 11, 5 0 5 5 6 11 और 1 12।
कुछ बात समझ में आई, कुछ दिमाग में पल्ले पड़ा कि यार सबको जोड़ा तो 11 आया, यहाँ पे 12 आया, यही सबसे अलग है। तो बड़ी संख्याएं दिखाई देंगी तो वर्ग और घन के चक्कर में जिंदगी में मत पड़िएगा, तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद। इसलिए बड़ी संख्याएं दिखाएंगे तो सबसे पहले आपस में ऐड करेंगे या फिर आपस में गुणा करेंगे या फिर दोनों संख्याओं का जोड़ा बना के घटा देंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे, ठीक है ना, वर्ग और घन नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका मिसिंग नंबर का है, लुप्त संख्या का है। बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल है, इसको कोशिश करिएगा। दिया है 36, 16 4, उसके बाद से दे रहा है 25 9 1, उसके बाद से दिया 64 36 और क्वेश्चन मार्क। अब आपसे पूछा है कि क्या हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। इन संख्याओं को देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है कि गुरुजी ये तो 6 का स्क्वायर है, ये तो 5 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। ये 16 गुरुजी 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर है कि नहीं है, ये 4 का स्क्वायर है। ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 36 6 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है और यहाँ क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। तो सुनिएगा अब यहाँ पे कुल मिला जुला करके आपसे पूछा है कि अगली संख्या क्या होने वाली है। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान से समझेंगे अगर आप तो निश्चित रूप से आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या चीज समझ में आएगी भाई? कि 6 का स्क्वायर है, फिर आपका कहाँ गया, सॉरी 36 है, ये 36 है, ये 16 है और ये 4 है। तो 36 का स्क्वायर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर नीचे लिख दिया 4। ठीक है जी, चलिए 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 लिखना चाहिए था। इसका मतलब राइट हैंड साइड से कुछ कॉम्बिनेशन बनाया है। तो ध्यान से सुनिएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो 36 और 64 कितना होता है दोस्त? 36 और 64 100, 100 का वर्गमूल लिखेंगे 10, और 10 का अगर आप 4 से भाग लगाएंगे, 100 में 4 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 25। 36 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 और 16 जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा, और 52 में अगर 4 से भाग लगाएंगे तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। इस सवाल के अंदर हल्का सा कुछ न कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है। एक बार कोशिश जरूर करेंगे हम लोग हल करने के लिए, ठीक है ना। सवाल में तो कोई गड़बड़ी है नहीं। हुआ क्या है दोस्त, एक बार ध्यान से देखिएगा। 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, तो 2 2 का गैप हो गया 5 3, फिर 2 का गैप हो गया 8 6। यार आसान तो है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 6 से 4 के स्क्वायर पर आ गए तो 2 का कम हुआ, और 4 से 2 के पे आ गए तो 2 कम हो गया, यानी 2 2 कम हुआ है। फिर 5 से 3 और 3 से 2 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर है। फिर 8 से 2 घटाएंगे 6, 6 से 2 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। 16 सवाल का राइट जवाब होगा। नहीं समझे, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। हुआ यह है कि जैसे मान लीजिए, दोबारा से आपको यहाँ से समझा दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 8 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है, तो आगे क्या आएगा 4 का स्क्वायर। कैसे? देखिए 6 से 2 कम हुआ 4, और 4 से 2 कम हो गया 2, 5 से 3 कम हो गया 2, 3 से 2 कम हो गया 1, ऐसे ही 8 से 2 कम हो गया 6, 6 से 2 कम हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। तो पेपर के अंदर ऐसा नहीं है, दिक्कत किसी को भी हो सकती है, लेकिन सवालों को दिक्कत के नजर से देखना ही नहीं, उसमें पूरी तरीके से हावी हो जाना है ना। अगला प्रश्न है, ये भी लुप्त संख्या का है। 15 225 30 7 70 20 3 क्वेश्चन मार्क और 8। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा है कि इसके अंदर लुप्त संख्या की जगह पे क्या है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त। अब जब आपको बड़ी संख्याएं दिखाई देने लगे तो याद रखिएगा, बड़ी संख्या हमेशा छोटी संख्या से बनती हुई नजर आएगी। तो छोटी संख्याओं से ही बड़ी संख्या से 225 बहुत बड़ा दिखाई दिया, हमको लगा यार ये तो 15 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए, यहाँ 70 दिया है, यानी सामने से स्क्वायर नहीं किया है। लेकिन बड़ी संख्या की बात याद रखिए, छोटी संख्या से ही बनता है, तो अकेले से नहीं बना, तो हो सकता है 2 संख्याओं को मिला के बनाओ। चलिए, तो सबसे पहले हम पहले लाइन को समझते हैं। हो सकता है 15 का गुणा अगर 30 में कर दें तो कितना आ जाएगा 450, और 450 में अगर 2 से भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा 225,
ऐसे ही 7 से अगर 20 में भाग लगाएंगे तो 140, 140 में 2 से भाग लगा दे तो 70, बिल्कुल सही है। 3 और 8 24 और 24 में 2 से भाग लगाए तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्त? 12। 12 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे आपसे। अब अगला सवाल जो है वो आपका एनालॉजी का है, सादृश्यता का। 83 का संबंध कह रहा है 25 से है, तो कह रहा है 29 का संबंध किससे होगा। अब इसमें संख्याओं के नंबर क्रंचिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब यहाँ 83 और 25 को देखते हुए हमारे दिमाग में तुरंत एक चीज आ रही है, जहां तक विकल्प में जैसे दे रखा है कि 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर क्या दिखा है 25, और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। 49 प्रश्न का सही जवाब होगा। बच्चे सोचेंगे कि 25 3 75, फिर हो जाएगा 8, ऐसे नहीं सोचना है। कई बार सामने से सवालों की प्रैक्टिस रहेगी तो सामने से आप देख बता सकते हैं। अगला अगला सवाल देखा जाए क्या। अगला प्रश्न बहुत अच्छा सवाल है। 7584 का संबंध दिया है 5362 से, और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए 4673 का संबंध किससे होगा। अब इतनी बड़ी संख्या देखकर तो लगता है बच्चों को कि हार्ट अटैक ही आ गया, भाई इतना बड़ा सवाल कैसे करें। हो जाएगा दोस्त, घबराने की बात नहीं है। पहले एक एक संख्याओं की तुलना करिए। जब भी बड़ी सवाल दिखाई दे नॉर्मली घटाया जाता है, घटाने पे अगर उत्तर आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर घटाने पर नहीं है, जैसे विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो घटाने पे नहीं आने वाला है। माने कि 7580 से क्या करते हैं बच्चे, घटाना शुरू करते हैं कि 7584 से इसको घटा दिया, इसका टोटल डिफरेंस कितना है, उतना ही टोटल डिफरेंस यहाँ लेकर के उत्तर लिख दिया। लेकिन ऐसा करने पर आएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लगभग वाला चीज सोचना है। तो पार्टिकुलरली एक एक संख्या से घटाना या जोड़ना कुछ सोचना शुरू करिए कि एक एक संख्या का कुछ संबंध हो सकता है हो। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, कितना कम हो गया 2। यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, कितना कम हो गया 2। यहाँ 8 है, यहाँ पे 6 है, कितना कम हो गया 2। यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, कितना कम हो गया 2। यानी कि प्रत्येक संख्या से ये जो इतनी बड़ी संख्या है और ये जो इतनी बड़ी संख्या है, इसके अंदर क्या किया गया कि प्रत्येक संख्या आपस में 2 कम करके लिखी गई। आप भी लिख दीजिए, 4 से 2 कम कर देंगे 2, 6 में से 2 कम कर देंगे 4, 7 में से 2 कम कर देंगे 5, और 3 में से 2 कम कर देंगे 1। ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो बड़े संख्याएं जब भी दिखाई दें तो पहले पार्टिकुलरली सोचना है, यानी एक एक करके, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याओं में अगर वर्ग घन आप ढूंढ रहे हैं ना, तो आप वहां बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं। बाकी आप घटाने वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, कई जगह पे वो भी लगता है ना, कि पूरी संख्या सही एक दूसरे संख्या से घटा दिया जाए। अगला सवाल डायरेक्शन का है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। कह रहा है कि एक बच्चा जो पूरब दिशा में था वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है, वो किस दिशा में है। किस दिशा में था दोस्त? पूरब दिशा में। बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहे हैं आपको। पूरब में था और वह घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में यानी 400 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत का मतलब हो गया ACW, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री घूम गया, यानी क्लॉकवाइज घूम गया। आपसे पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा में है। बहुत आसानी से बता सकते हैं, ये सवाल आपके यूपीपी के अंदर पूछा गया है। तो 400 और 220 अगर आप देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब भी इस तरीके के प्रश्न आए, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा, डायरेक्शन वाले प्रश्न के अंदर, तो याद रखिएगा घड़ी की विपरीत दिशा और घड़ी की दिशा होती है वो हमेशा आपस में घटती है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा आपस में घटता है। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का है, हमेशा दिमाग में रखेंगे। तो चलिए घटाइए, क्योंकि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ क्लॉकवाइज है। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 400 और 220 घटाएंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। घटाने के बाद यह भी देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, उसी के आगे का चिन्ह लगेगा। तो 400 ही बड़ा है और इसके आगे है एंटी क्लॉकवाइज, यानी 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाना है। तो पूरब में से, पूरब दिशा की ओर मान लीजिए आप खड़े हों, पूरब दिशा में अगर मान लीजिए खड़े हों, पूरब दिशा ये होती है, इससे अगर 180 डिग्री घड़ी की विपरीत आएंगे तो घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी तो ऐसे चलती है, लेकिन विपरीत जाएंगे तो अपोजिट जाएंगे, 90 और 90 180। ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्त? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, अपोजिट ही होता है। 180 डिग्री पे सीधा लीनियर लाइन बनता है, सीधी रेखा बनती है और एक दूसरे विपरीत हो जाती है। तो पूरा का उल्टा क्या हो जाएगा? पश्चिम। पश्चिम सवाल का बिल्कुल राइट जवाब होगा। क्लियर हो गई बात? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्त।
इसको भी कोशिश करिए हल करने की। बहुत अच्छा सवाल है और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है, बाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर भागता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, दौड़ने लगता है। कुत्ता जब किस दिशा में है? जब भी डायरेक्शन पूछा जाए, जब भी प्रश्न के अंदर डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए, केवल विकल्प के अंदर केवल दिशाएं दी हुई हो, सवाल बहुत आसान है। करना कुछ भी नहीं होता है, स्टार्टिंग डायरेक्शन सबसे पहले लिखना है। शुरुआती दिशा क्या है? दक्षिण। अब उसके बाद से कितना मीटर भागा, कितना मीटर दौड़ा, उससे मतलब नहीं है। बायां घुमा कि दायां घुमा, बस ये बताइए। तो पहली बार वो क्या होता है कि दक्षिण की ओर भागता है, वो बायां मुड़ता है। बायां लिख दिया यहाँ पे। बायां के बाद से आगे क्या लिखेंगे? और 10 मीटर भागता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, और दौड़ने लगता है। फिर कह रहा है वो किस दिशा में है? सुनिएगा, जब भी आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन दिया हो, स्टार्टिंग डायरेक्शन यानी शुरुआत की दिशा पता, आपकी शुरुआत में वो कहां से चलना शुरू किया, और आपसे आखिरी में दिशा पूछ दी जाए कि लास्ट में वो किस दिशा में चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुपर डुपर कॉन्सेप्ट है। आराम से एक बात को दिमाग में रखेंगे कि अपोजिट चिन्ह जब भी आएगा, जैसे बायां और दायां एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घट जाते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा और घड़ी की दिशा आपस में घट जाती है। वही चीज यहां भी है, बायां और दायां आपस में कट जाता है, वहां घटता है, यहां कटता है, बात वही है। अगर घड़ी की विपरीत दिशा घड़ी की दिशा है तो घट जाएगी, बायां दायां जो है वहां घटेगा। अब बायां दायां जब भी आएगा तो आपस में कटेगा, एक बायां एक दाएं से हमेशा कट जाता है। बायां दायां आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा? दक्षिण। किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई चूक हमसे हो गई होगी कुछ समझाने में या कोई प्रश्न इधर उधर गलती बताने में, तो उसके लिए हमको आप माफ करिएगा। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल पे जो भी सेशन दिए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और जो भी सेशन चल रहे हैं वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो आप उसको बिल्कुल हल्के में न लें, क्योंकि पेपर के अंदर जिस दिन आपकी परीक्षा हो जाएगी फिर दोबारा से हम लाइव होंगे और बताएंगे कि जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया उससे कितने ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्टली हिट हुए। तो पेपर के अंदर हो सकता है जब हम आपको डिस्कशन करा रहे हैं तो कुछ सवाल आसान आए, कुछ टफ आए, आपको लगेगा, लेकिन दोस्त 30 सेट के अंदर मेरा टारगेट है कि उन हर तरीके के सवालों को करा दें जो परीक्षा में जिनके पूछे जाने की संभावना है। अच्छा, इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं अगर आप, तो ध्येय एकेडमी देवरिया यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे जाके, ध्येय एकेडमी देवरिया टेलीग्राम चैनल पे जाके आप सर्च करिएगा, चैनल का नाम आ जाएगा, उसी पे जाके आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर वीडियो और इतनी मेहनत अगर हमारी आपको पसंद आई हो तो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए आप नहीं जाएंगे, और अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप के अंदर सभी जगहों पे शेयर करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।